14 अप्रैल 1891 को एक बच्चा पैदा होता है मध्य प्रदेश में। उसकी माँ का नाम होता है भीमाबाई और बाप का नाम रामजी सकपाल। ये बच्चा 14th चाइल्ड होता है उनके फैमिली का। बच्चे को स्कूल के अंदर क्लासेस में बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि ये अनटचेबल था, दलित कास्ट में पैदा हुआ था, जो जाति उस टाइम पर अछूत मानी जाती थी। ये बच्चा आगे चल के वो इंसान बना जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जो कि एक दलित परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। वो एक इकोनॉमिक्स थे, एक फेमिनिस्ट थे, एक बुद्धिस्ट थे और सबसे इम्पोर्टेंट एक इंसान थे जिसने सिस्टम के अंदर चेंज करने की कोशिश की। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्टोरी के बारे में। ये वो टाइम था जब अछूत बच्चे पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन अंबेडकर जी ने सोचा पढ़ के दिखाऊंगा और उन्होंने किया भी। 1912 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, लेकिन वो रुके नहीं। 1913 में उन्हें मिला बड़ौदा स्टेट का स्कॉलरशिप और वो पहुंच गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। कोलंबिया में उनकी मुलाकात हुई जॉन डेवी से, जो अमेरिका के फेमस फिलोसोफर थे। डेवी की डेमोक्रेसी और इक्वालिटी की बातों से अंबेडकर बहुत इन्फ्लुएंस हुए। वहां से उन्होंने एमए किया और पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में। फिर गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से उन्होंने डीएस डॉक्टर ऑफ साइंस किया इकोनॉमिक्स में और साथ ही साथ उन्होंने ग्रेस इन लंदन से बैरिस्टर की डिग्री भी ली। मतलब एक अछूत जो इंडिया में पढ़ने लायक तक नहीं माना जाता था, पानी का गिलास तक नहीं छूना अलाउड था, वो दुनिया की 3 मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से डिग्री ले रहा था, कोलंबिया, एलएसई और ग्रेस इन। अंबेडकर पहले इंडियन बने जिसने इतनी सारी वेस्टर्न डिग्रीज हासिल की। लेकिन जब वो इंडिया वापस आए तो भी वो अछूत बड़ौदा में उन्होंने नौकरी की, लेकिन कलीग्स उनके उन्हें पानी तक पीने नहीं देते थे साथ में अपने एक क्लास से। तब उन्होंने डिसाइड किया कि एजुकेशन एक पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं, मास मूवमेंट के लिए भी चाहिए। हम अंबेडकर को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जानते हैं, लेकिन वो इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे, ये हमें पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के फाउंडेशन में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये एक थीसिस थी जो उन्होंने एलएसई में लिखी थी। इसी रिसर्च की वजह से बाद में आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेट करने की पावर मिली। 1925 में जब साइमन कमीशन आई, अंबेडकर ने उनके सामने अपनी रिकमेंडेशंस रखी। उन्होंने कहा इंडिया को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं। उनका मानना था कि अगर पेट ही भूखा रहेगा तो वोट की क्या वैल्यू। वो लेबर राइट्स के बहुत बड़े सपोर्टर थे। अंबेडकर ने मिनिमम वेजेस लॉ के लिए आवाज उठाई। उनका मानना था कि वर्कर्स को यूनियन बनाने के राइट्स होने चाहिए और उन्हें डिग्निटी भी मिलनी चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो बर्थ कंट्रोल के सपोर्टर थे। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है वुमेन की हेल्थ और वेलबींग के लिए। ये बात 1930s की है, जब इंडिया में ये बात करने का टैबू था। जब हम अंबेडकर की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वो इंडिया के सबसे पहले फेमिनिस्ट में से एक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए क्या स्ट्रगल किए वो किसी से छुपा नहीं है। ये बिल वुमेन्स को प्रॉपर्टी राइट्स देना चाहता था, डाइवोर्स का राइट देना चाहता था, लेकिन कंजर्वेटिव हिंदूज ने इसका बहुत अपोजिशन किया। नेहरू गवर्नमेंट ने भी इसका सपोर्ट नहीं किया प्रॉपरली और एट द एंड 1951 में अंबेडकर ने रेजिग्नेशन दे दिया लॉ मिनिस्टर के पोस्ट से, क्योंकि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा था। उन्होंने लिखा था आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। ये लाइन आज भी फेमिनिस्ट मूवमेंट में कोट होती है। अंबेडकर की पर्सनल लाइफ भी आसान नहीं थी। उनकी फर्स्ट वाइफ रामाबाई ने उनके स्ट्रगल के दिन देखे। जब अंबेडकर लंदन में पढ़ रहे थे तब रामाबाई इंडिया में उनकी फैमिली अकेले संभाल रही, फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही थी। 1935 में रामाबाई की डेथ हो गई, लेकिन अंबेडकर ने उनकी मेमोरी को कभी नहीं भुलाया। 1948 में उन्होंने डॉक्टर श्रद्धा कबीर से शादी की, जो बाद में सविता अंबेडकर के नाम से जानी गई। 1936 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन सोसाइटी को हिला दिया। अंबेडकर ने एक स्पीच लिखी, एक्चुअली एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस थी जो कभी डिलीवर नहीं हुई, लेकिन बाद में बुक बनी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से।
इस बुक में उन्होंने हिंदू कास्ट सिस्टम को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम सिर्फ सोशल डिवाइड नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का टूल है। लेकिन असली एक्शन तो 1927 में ही शुरू हो गया था। महात सत्याग्रह मुंबई के पास एक टाउन में, वहां पर एक पब्लिक टैंक था जहां से दलित लोग पानी नहीं ले सकते थे। अंबेडकर ने हजारों लोगों को लेकर मार्च किया और उस टैंक का पानी पिया। उन्होंने कहा, अनटचेबिलिटी इज नॉट अ सिंपल मैटर, इट इज द मदर ऑफ ऑल आवर प्रॉपर्टी एंड लोलीनेस। और फिर क्या हुआ, उन्होंने मनुस्मृति को पब्लिकली जलाया, क्योंकि वो मानते थे कि मनुस्मृति ही वो टेक्स्ट है जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लीगल सैंक्शन दिया। अंबेडकर जी ने 1935 में एक मशहूर स्पीच दी, एक लाइन कही जो आज भी रेजोनेट की जाती है, आई वॉज बॉर्न इन हिंदुइज्म बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू। 21 साल बाद 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में एक हिस्टोरिक इकोनॉमी हुई। अंबेडकर ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और उनके साथ अप्रोक्सीमेटली 5 लाख पीपल्स ने भी बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। उनमें से मोस्टली जो लोग थे वो दलित थे। ये कन्वर्जन सिर्फ रिलीजन चेंज नहीं था, ये एक सोशल रिवॉल्यूशन था। अंबेडकर का मानना था कि बुद्धिज्म में इक्वालिटी है, रेशनैलिटी है और डिग्निटी है। उन्होंने अपनी लास्ट बुक लिखी द बुद्धा एंड हिज धामा, जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। लेकिन वो अपनी इस बुक को प्रिंट होते हुए नहीं देख पाए, दिल्ली में उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनके फ्यूनरल पर क्या हुआ, दादा चौपाटी ब्रिज पर, आज जिसे चैत्य भूमि कहते हैं, उस टाइम इतने लोग थे कि गिनना मुश्किल था। कम से कम अप्रोक्सीमेट वहाँ पर 5 लाख लोग थे। 1990 में अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2012 में एक पोल हुआ, द ग्रेटेस्ट इंडियन ऑफ हिस्ट्री, जो कि TV18 और CNN IBN ने करवाया, और उस पोल में सबसे ज्यादा वोट मिला अंबेडकर जी को एज ग्रेटेस्ट इंडियन के नाम पे। और आयरनी देखिए, 2015 में जो US ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए, पॉवर्टी एलिमिनेट करो, हंगर खत्म करो, इनइक्वालिटी दूर करो, वो एग्जैक्टली वही गोल्स हैं जो अंबेडकर जी ने 1950 में ही सोच लिए थे। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, याद रखना ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक आदमी का ड्रीम है जिसने जिंदगी भर डिस्क्रिमिनेशन झेला और फिर देश को इक्वालिटी का रोड मैप दिया। और उनका मैसेज आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना 1936 में। एजुकेट, एजुलेट, ऑर्गेनाइज। थैंक्स फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।